ओके। तो क्या हुआ उस जमाने तक मुस्लिम लीग भी बन गया था, और अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज भी बन गया था। अपने सावरकर जी की किताब जो हिंदुत्व की थी वो भी रिलीज हो गई थी 1923 में। और उनका जो 1857 द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार किताब भी पब्लिश हो गई थी, हालांकि बैन हो गई थी। तो बहुत कुछ चल रहा था, आज़ादी के लिए कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी। एंड ही वाज गेटिंग इन्वॉल्व कि अपने को आज़ाद होना है। लॉन्ग टाइम ही वर्क फॉर द कांग्रेस। अरे, नागपुर की कांग्रेस के जो स्ट्रक्चर था उसमें कई बार ही वाज नॉट ओनली द व्यवस्था वाले, बट ही वाज आल्सो रनिंग द मीटिंग फॉर देम। ही वाज अरेंजिंग मीटिंग फॉर कांग्रेस। कांग्रेस में का अधिवेशन नागपुर में हुआ, वो भी उसमें जुड़ गए। और कितनी एक्टिविटीज में ही स्टार्टेड वर्किंग देयर। देन दे रियलाइज कि कुछ और करना है, उनको क्रांतिकारियों के बारे में पता लगा। तो प्लान ये हुआ, डॉक्टर बुज्जी ने जो थे उनके उनको पालक थे उनके, बोले तुमको वहां जाना चाहिए, कलकत्ता में जाना चाहिए। पर मेरा जहां तक अनुमान है, इतना पढ़ा हूं मैं उनके बारे में, कि डॉक्टर बनने के लिए वहां नहीं गए थे, कि वहां जाके क्रांतिकारियों के अंदर घुस जाओ और लर्न करो कि वहां बम कैसे बनाना है, वो बनाना। लेकिन उसके बनाने में सीधे जाके वहां रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एडमिट इन ए कॉलेज, तो मेडिकल कॉलेज में एडमिट हो गए। 5 साल कलकत्ता में रहे, और जाने के विद इन फ्यू वीक्स ही वॉज इंक्लूडेड इन द अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति वॉज द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश पीपल। अनुशीलन समिति के दो भाग थे। एक तो आउटसाइड दिखने वाला था कि मीटिंग करना, आजादी के लिए बात करना, नारे लगाना, पर्चे करना, ये सब का था। दूसरा उनका जो सीक्रेट हिस्सा था वो क्रांतिकारियों वाला था। बम कैसे बनाना, पिस्तौल कहाँ से लाना, मर्डर का कैसे करना, तो वो हिस्सा बड़ा सीक्रेट रखा जाता था। और इन दैट सेक्शन पीपल वेर इंक्लूडेड, एंड केशव बलिराम जी उसमें इंक्लूड हो गए जाते ही से। He somehow convinced them कि I can be a part of the secret part of the अनुशीलन समिति। नाम देखिए कितना बढ़िया है, अनुशीलन। अभी आपको ऊपर से लगेगा कि ये लोग तो बड़े, दे आर गोइंग टू फॉलो द लॉ, शीलता से फॉलो कर रहे हैं, उसका उसका ये पालन करेंगे लीगल। तो अनुशीलन समिति के अंदर नीचे के हिस्से में आग जल रही थी, वहां कोई अनुशीलन वाली बात नहीं थी। तो वो दैट इज हाउ दे कवर्ड। इवन अनुशीलन समिति बहुत है, अरविंदो जी भी उसमें थे। महर्षि अरविंदो वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट। तो वो जो काकोरी केस था वो भी अनुशीलन समिति किया है वहां पर। आई डोंट नो आपने क्रांतिकारी के बारे में कितना पढ़ा है। तो वो 5 साल में डॉक्टर साहब ने बिल्कुल जितना डीप जा सकते थे क्रांतिकारियों के बारे में, he learned how, and he started learning how to make bomb. He started learning how to get the guns from where and how to hide them, how to transport them. और 5 साल के अंदर ही finished the medical degree. और मेडिकल डिग्री के बारे में ये था कि इट वाज नॉट ए गवर्नमेंट कॉलेज। सो इन द बिगिनिंग गवर्नमेंट को जब पता लगा कि यहाँ पे नेशनलिस्ट लोग काम कर रहे हैं, तो दे सेड ये मेडिकल डिग्री हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ा। फाइनली दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द मेडिकल डिग्री। वो वापस आ गए नागपुर। और नागपुर जाने के बाद एक मेरे आने के कलकत्ता छोड़ने के पहले उन्होंने 2-3 महीने एक हॉस्पिटल में काम किया। और वहां पे बीच में कोई बीमारियां हुई, जो कुछ भी जितने भी ये प्रॉब्लम आए, जहाँ की सेवा की जरूरत थी, ही गॉट जंप्ड इनटू सेवा कंप्लीटली। सेवा में वहां से शुरू हो गया उनका। और कोई बीमार था, कुछ कुछ भी था, बीमारियां थी, स्टार्टेड वर्किंग। देन ही वर्क फॉर फ्यू डेज इन द हॉस्पिटल, देन फाइनली ही केम बैक टू नागपुर। और नागपुर में आके उन्होंने, लोगों ने कहा कि अब तो तुम डॉक्टरी बन गए, अच्छा जॉब कर सकते हो। घर में हालत पैसे की बहुत खराब थी, सभी भाई लोग बहन लोग ठीक से कमा नहीं रहे थे। तो बोले चलो ये केशव डॉक्टर बन गया है, अब अच्छे से कमाएगा, घर में कुछ पैसे आएंगे। He said, no, I'm not going to practice. I'm going to work for the राष्ट्र। बोले ये क्या चक्कर है, घर में पैसे की जरूरत है तो अब आजादी की बात कर रहे हो, और ये करोगे वो करोगे। पर ही सेड नो, मैं तो बोले बोले नहीं नहीं, मुझे देश के लिए काम करना है, राष्ट्रभक्ति के लिए काम करना है, समाज को जगाना है, मुझे भी करना है काम। मैं शादी कर लूंगा तो वो मेरा ध्यान बढ़ जाएगा।
then I'll have to wait and take care of the family. तो बड़ी निराशा हो गई फैमिली के लोगों को। एंड बड़ी लॉन्ग स्टोरी है कि किस तरह से ही आंसर देम एंड ही स्टेक की आई विश आई कुड डू, लेकिन फिर मेरा आई वांट टू गिव 100% टू द देश, उसमें से 2% भी किसी और के लिए नहीं रखना चाहता। पर इट डजंट मीन कि उनके पास समाज के लिए टाइम नहीं था। He knew almost everybody in Nagpur by the time he came. He started meeting, going, because he was a Congress worker. He knew everybody in the area. और हिंदू महासभा was already running there, so he knew सावरकर जी से कई बार मिले। वो हिंदू महासभा के फंक्शन थे वो भी अरेंज करते थे, यवतमाल में, वर्धा में, नागपुर के आसपास जितनी भी जगह थी। he was known everywhere as a great organizer. कोई उनका अधिवेशन हो रहा है, किसको जिम्मेदारी देना, केशव को दे दो। तो ही विल अरेंज ऑल दी कि स्पीकर कहाँ आएंगे, ठहरेंगे कहाँ, जो आज व्यवस्था पर बोलते हैं। he was doing that. So during that he knew everybody, all the गरमाने लोग जो उनके राइटर थे, फिलोसोफर थे, जजेस थे, नेता लोग थे, somehow and he kept on contact with them no matter what they were doing. And then he realized, I won't take too much time, how he got the idea of Sangh. कांग्रेस पर उन्होंने काम किया, क्रांतिकारियों के साथ काम किया, हिंदू महासभा के लोगों के साथ काम किया, लेकिन उनको तसल्ली नहीं हुई। एंड द मेन रीजन इफ यू रीड अबाउट हिम कि ये सारे जो है इनकी जरूरत क्यों पड़ी हमको। हमारा देश जो है अंग्रेजों के अधीन हो गया और उसके पहले मुगलों ने वहां पर शासन किया। तो एक अंग्रेज ऑफिसर को आपने गोली मार दी, या एक आंदोलन कर दिया, या असहयोग आंदोलन करके अरेस्ट हो गए, तो ठीक है, अपने को आजादी मिल जाएगी, लेकिन किस कारण से हम लोग पराधीन हुए, ये इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। Nobody is talking, जैसे एज ए डॉक्टर आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही इज थिंकिंग, कि आपको बुखार आ गया, आपने एस्पिरिन दे दी, बुखार उतर गया, ये उनको इलाज नहीं चाहिए था। ही वांटेड टू नो कि बुखार क्यों आया है, व्हाट इज द etiology जो हम लोग मेडिसिन में बोलते हैं। तो वही कारण क्या है, हमको भी इतने साल मुगल रहे। तो देन ही वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि कारण ये है कि हम लोग अपना आत्मसम्मान भूल गए हैं। हिंदू राष्ट्र की जो हमको स्वाभिमान होना चाहिए वो खत्म हो गया है। हमारी परंपराओं पर इन लोगों ने कर दिया, हमारी कल्चर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, जो कल्चर है, जो हमारे पूरी देश की कल्पना होनी चाहिए, ये धरती हमारी माँ है, ये सब बंद कर दिया। वंदे मातरम लोग बोलना नहीं चाहते, बोलने के लिए सिखाना पड़ता है। तो दी डायग्नोसिस उनकी ये थी कि हमने संगठन हमारा खत्म हो गया, हमारे पास डिसिप्लिन नहीं है, हमारे मन में अपने कल्चर और अपनी संस्कृति के लिए अभिमान खत्म हो गया, हम धर्म की रक्षा करना भूल गए। इसलिए ये लोगों ने हम पर हमला किया और राज्य किया। आजादी लेने अकेले से काम नहीं चलेगा, ये कोई अंग्रेज लोगों को गोली मार के काम नहीं चलेगा, ये जेल जाने से भी काम नहीं चलेगा। आप 10 साल जेल में रहे तो क्या हुआ, वो खुद भी 2-3 बार जेल गए, 2 बार गए अपनी लाइफ में जेल। एक बार जेल जाने का बताता हूँ, क्या बड़ा इंपॉर्टेंट वो है। एक जगह स्पीच दी कि अपने को इनको हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज के लिए भी कांग्रेस तैयार नहीं थी, लोकमान्य तिलक तैयार थे, बाकी लोग तैयार नहीं थे। तो पूर्ण स्वराज चाहिए, तो उसके उन्होंने भाषण दिया कि ये लोग कोई नहीं होते हैं, ये हमारे देश के नहीं है, छोटे से आइलैंड से आके हमले कर रहे हैं, दे शुड लीव दिस थिंग, हिंदुस्तान हिंदियों के लिए है और किसी के लिए नहीं है। तो उस इतनी उन्होंने जबरदस्त भाषण दिया, और वो पुलिस वालों ने उनके भाषण करके उनको अरेस्ट कर लिया। कोर्ट में जो उनके लॉयर थे, उन्होंने बोला कि इट वाज इंग्लिश लॉयर, तो बोले यू हैव नो बिजनेस इन डिसाइडिंग इंडियन गाय, यू आर नॉट फ्रॉम अस। ये लॉ में बड़ी भारी चीज है कि वी शुड बी जज्ड बाय वन ऑफ अस। यू आर इंग्लिश पर्सन, हाउ कैन यू डिसाइड ऑन इंडियन पर्सन। वो जज को बहुत गुस्सा आ गया, ये बहुत बहस हो गई वो लॉयर से, अल्टीमेटली वो लॉयर को निकाल दिया गया। तो बोले, डॉक्टर साहब बोले कि अब मेरे पे केस है कि सेडिशन के लिए मैंने विद्रोह के लिए भाषण दिया है। तो कौन है? बोले अच्छा मैं अपनी वकालत को करूंगा। एंड इन दैट ही गेव द आर्गुमेंट, टेल मी एनी ब्रिटिश लॉ वेयर इट इज इलीगल टू फाइट फॉर योर ओन इंडिपेंडेंस। जज बोले ये तो बेकार की बातें कर रहे हो तुम। एंड ही सेड कोई लीगल आप प्रेसिडेंस बताइए आपके कंट्री में
अगर जर्मन लोग आके हमला करेंगे तो यू वॉन्ट ट्राई टू गेट देम आउट, सो दैट आई एम ट्राइंग, सो व्हाट इज इलीगल हियर। और वो बोले कि जज का ये कहना था कि जो भाषण ने बाहर दिया था उससे ज्यादा डेंजरस भाषण वे कोर्ट में दे रहे हैं, एंड देन ही वाज सेड टू, उससे ज्यादा डेंजरस था। तो उनको 4 या 5 महीने की सजा हुई, लेकिन 1,000 रुपए के 2 फाइन हुए। तो बोले मेरे पास 1,000 रुपए नहीं है। तो बोले फिर आपको 3-3 महीने उसके लिए भी जेल जाना पड़ेगा। तो टोटल 1 साल की सजा मिल गई, और 2000 फाइन और 4 और 6 मंथ जेल। और वहां जेल में गए तो वहां भी शाखा शुरू करी, सभी प्रातः स्मरण करना, वहां पर लोगों को इकट्ठा करके। वो जेल में उनका अलग ही चलता है, हालांकि वहां से तबीयत वहां से खराब होना शुरू हुई बाद में। एंड देन व्हेन ही डिसाइडेड कि इस सब से कुछ नहीं होने वाला, जब तक हम संतुलन नहीं आएगा, अनुशासन नहीं आएगा, हमारे राष्ट्र के लिए प्रेम नहीं जगेगा, देशभक्ति नहीं जगेगी, हमारी परंपरा के लिए आदर नहीं होगा, और हम डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, तब तक अपना काम नहीं बढ़ने वाला। तो लेट अस टेक केयर ऑफ द ओरिजिनल कॉज व्हाई वी बिकेम पराधीन क्यों हो गए। इसलिए उन्होंने, और इस बीच में उनके इतने फ्रेंड्स हो गए थे कि 10-15 लोगों के साथ उन्होंने अपने घर में शाखा शुरू की। और ये आपको पता होगा कि शुरू में इसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक नहीं था, कई लोग राष्ट्रीय समिति बोलना चाहते थे, कई लोग कई दूसरे नाम थे। और आरएसएस नाम 6 महीने के बाद दिया गया। 24 लोग थे उनके साथ में उसमें शाखा में। उसमें उन्होंने भाई कि आप लोग को क्या लगता है अपना नाम क्या होना चाहिए। तो 18 लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम दिया, और 6 लोगों ने राष्ट्रीय समाज सेवा दल का नाम दिया, ऐसा कुछ दिया। तो फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से बहुमत से ये नाम प्रसाद है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब ने नाम दिया है, इट वॉज गिवन बाई उनके साथी जो स्वयंसेवक थे उन्होंने दिया है। एंड ही ऑलवेज मेंटेन्ड कि ये जो अपन साथ में काम कर रहे हैं, इसलिए whatever you people say will run. Even when he became the सर्च संचालक, इसे इसकी तुम लोगों को जब भी लगे कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ ठीक से, you can always remove me. I don't want to be a dictator or anything. तो उनके जो 8-10 पॉइंट थे संघियों को चलाने के लिए। और फिर नागपुर में शाखाएं हो गई, धीरे धीरे 10-25 शाखाएं बढ़ने लगी। ये 25 में शुरू किया, 27 में देयर वाज ए हिंदू मुस्लिम राइट्स थे। तो रादर देन भड़काने के he tried to watch them properly and see कि he can quieten them। और उन्होंने दंगे बंद कराने की कोशिश की, पर जब शुरू हुए दंगे तो स्वयंसेवक ने उनकी खुद की रक्षा की, दूसरों की भी रक्षा की। और फिर नागपुर से वर्धा, यवतमाल धीरे धीरे शुरू हो गए। पर वो बोले कि ये सब मराठी एरिया में मराठी लोगों को, ब्राह्मण लोगों की संस्था नहीं है, ये पूरे देश में अपने को जगाना है। तो देन ही उनके जो उनका व्यक्तित्व का जो प्रभाव है, आप सोच लीजिए कि जितने लोग उनके साथ शाखा में शुरू में आए, ऑलमोस्ट एवरीबडी बिकेम आजीवन प्रांत प्रचारक, आजीवन प्रचारक बन के निकले वहां से। तो सोचता हूँ मैं कि ऐसा कैसे इनके व्यक्तित्व तक प्रभाव था कि जितने लोग उनके साथ में आ गए, दे वर कंप्लीटली कंप्लीटली इमर्स्ड इन हिज थिंकिंग। एक राजीव राणा ने, जो भी है बाहर के जितने लोग थे, वो सब जने उनके डॉक्टर साहब के जाने के बाद भी वो वही भाषा बोलते रहे, वही संगठन का करते रहे जो डॉक्टर साहब करते थे, लोगों से मिलना, सब कुछ करना। और वो एक आदमी को सिंध भेजा, एक को कलकत्ता भेजा, कलकत्ता में उसके कॉन्टेक्ट थे। और फिर धीरे धीरे यूपी में, फिर राजस्थान में शाखाएं शुरू हो गए। और फिर विद इन अबाउट 4-5 ईयर्स हजारों स्वयंसेवक बन गए। और इसका लोगों को बड़ा डर लगने लगा कि किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है कि 4-5 साल में हजारों लोग वो तैयार हो गए। हिंदू महासभा बोले विद्रोह करना शुरू कर दो, लेट अस फाइट विद द गवर्नमेंट। ये बोले फाइट करने से काम नहीं बनेगा, पहले पूरे देश में आत्मसम्मान तो जगना चाहिए। एक यूनाइटेड अगर हम रहेंगे, हमारा संगठन रहेगा, हमारे मन में आदर रहेगा, तभी हम आजादी मिलने के बाद उसको सेव कर सकेंगे। आप लोग बोल रहे हैं झगड़ा कर दो, अपन मारे जाएंगे, वो मारे जाएंगे, फिर क्या होगा। देश में जो जागरण होना चाहिए वो, और एकता होना चाहिए, जब तक वो नहीं है, मैं लोगों को मरने के लिए, अरेस्ट होने के लिए नहीं भेजूंगा। पर अगर आपको जाना है, गांधी जी के इतने चल रहे थे, अभियान चल रहे थे कि असहयोग आंदोलन करना है, ये करना है, वो करना है, जंगल सत्याग्रह में, एक जंगल सत्याग्रह हुआ था, कभी आप पढ़ेंगे उसके बारे में पता लगेगा कि गवर्नमेंट वाज मेकिंग लॉट ऑफ मनी बाय
taxing the trees and the grass in the jungle में. तो they were breaking the आंदोलन, असहयोग आंदोलन है, वो सब कुछ पे राज साहब के संशय को खुद ने पाट लिया, not as a organization. ऑर्गेनाइजेशन का गोल वही है जो अभी अपने सामने है, संगठित होना, स्वाभिमान होना, राष्ट्रभक्ति के लिए सब कुछ न्यौछावर करना और अपनी परंपरा कल्चर को मेंटेन करने के लिए जो धर्म है अपना उसकी रक्षा करना, ये बाकी संस्थाओं में नहीं था. तो आप बोले कि 36 साल के बाद उन्होंने आरएसएस किया कि ड्यूरिंग दैट 36 years he went everywhere and saw कि क्या हो रहा है आजादी के लिए, and then he realized कि this is not the right treatment unless we have to get ground up. अपने अभिमान से हम अपना देश को बचाएंगे, राष्ट्र तो बचेगा, और नहीं तो आगे बचेगा नहीं, आगे चलेगा नहीं आगे, और फिर से अपन पराधीन हो जाएंगे. एंड दैट इज वाई आज मैं आपको शुरू में जो बताया था कि ये जो मंत्र है, ये किसी ने बोला कि आप मेंबरशिप रख दीजिए, तो बोले नो, देयर इज नॉट गोइंग टू बी मेंबरशिप. राष्ट्रभक्ति के लिए कोई मेंबरशिप की जरूरत नहीं है. एक चटर्जी करके थे, वो बोले कि हिंदू जब तो खत्म हो रहा है इंडिया में, तो बोले खत्म नहीं हो रहा है, अपना है लेकिन दबा हुआ है, छुपा हुआ है, उसको जगाना है. जैसे अपने संगीत के कई गीत है, जागो, जागरण वाली बात है. इट इज नॉट डेड येट. आप उस सुप्त शक्ति जो है उसको जगाना है. हमारी कंट्री में जो परंपरा है हमारी अभी बनी नहीं है, अगर हम मेहनत करेंगे तो उसको जगा सकते हैं. एंड दैट इज व्हाट ही डिड. कोई नई चीज इंडिया में नहीं ला. किसी ने बोला मैं नई चीज शुरू नहीं कर रहा हूँ. हिंदू धर्म का जो आदर्श है, धर्म की रक्षा करने के लिए जो हमारी परंपरा है वो खत्म हो रही थी, उसको मैं पुनर्जागृत कर रहा हूँ. तो नई चीज नहीं बना रहा हूँ मैं. संगठन की जरूरत है, वो इसलिए कि संगठन नहीं होने से हम पराधीन हो गए. छोटे उनके डिटेल्स है कि कैसे उन लोगों को उनके साथियों ने, जैसे डॉक्टर मुंजे है, वो बोले कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स इस बात के हैं कि डॉक्टर मुंजे स्टार्टेड आरएसएस in 1918, but he was only a good friend and protector of Head Guevara. He was not starting. संघ started 1925, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड में 1980 में मुंजे का नाम है. काफी चीजें उस जमाने की हैं और किस तरह से डॉक्टर साहब ने उसका किया, और जिंदगी भर में कभी पैसे के लिए नहीं. किसी ने बोला कि आप इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, हम आपको चंदा देने को तैयार नहीं. बिरला जी आए, बोले आपको कितना पैसे चाहिए हम दे देते हैं. और भी लोग आए, बोले नहीं हमको डोनेशंस नहीं चाहिए. और फिर वो गुरुदक्षिणा वाली जो बात शुरू हुई उनके वहां से, और वहीं से अभी तक भी गुरुदक्षिणा वही चल रही है. काफी बड़े लोग जो इनके काम से प्रभावित हो गए थे, वो लोग पैसा देने को आ गए थे, लेकिन नहीं, घर में कोई भी आते, सब इनके घर में आते थे. लेकिन कई बार ये हालत था कि इनकी जो भाभी थी उनके पास शक्कर और दूध भी दिए रहता था कि लोगों को चाय पिला सके. तो किसी ने बोला तुम डॉक्टर हो, आज प्रैक्टिस करोगे तो हजारों तुम्हारे पास आ सकते हैं रुपए. बोले नहीं, मुझे एक बार वो पैसे की लत लग गई तो मेरा ध्यान बढ़ जाएगा. मेरे को समाज के लिए जो काम करना, समाज की जगह वो राष्ट्र ज्यादा बोलते थे, राष्ट्र के लिए जो काम करना है वो मुझे बहुत जरूरी है. और वो करते रहे पूरे टाइम तक. और इसमें लोग बोलते हैं कि ही टुवर्ड्स द एंड जब काम बहुत बढ़ गया, इवन आफ्टर ही फाउंड आउट, गुरुजी महाराज जाके लेके आए उनको, नागपुर वापस लेके आए, और उनको उन्होंने समझाया. अगर आप गुरुजी का भाषण देखेंगे बिफोर डॉक्टर साहब डाइड, गुरुजी का एक भाषण है 1939 का, बिफोर डॉक्टर साहब डाइड इन 1940. अगर 39 के भाषण को आप पढ़ेंगे गुरुजी का, तो अगर आपको ये नहीं बताए कि किसने बोला है, तो आपको लगेगा ये डॉक्टर जी बोल रहे हैं. he influenced, he found out Guruji, and he could know कि he can understand what I am trying to do. और उनके जाने के पहले किसी ने कोई न्यूज़पेपर वाले आए, कुछ आए, किसी ने कुछ बोला, तो गुरुजी ने बोला अगर आप निकाल दे शब्द कौन बोल रहा है, तो ऐसा लगता है डॉक्टर साहब बोल रहे हैं. कि एक मैग्नेटिज्म था उनका, कि उनके साथ जितने लोगों ने काम किया है वो उस रंग में कंप्लीटली रंग गए. इसकी जो विशेषता है ये बहुत कम लीडर्स में दिखती है, कि जो उनका मंत्र है, मूल मंत्र है, वो इतनी गहराई से उनके साथियों में बैठ गया कि आज उनके जाने के बाद भी एवरीबडी हु वर्क विथ हिम इनिशियली बिकेम ए प्रचारक फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ. ये जो है, अच्छा किसी को पैसे नहीं दिए गए, किसी को दबाव नहीं डाला गया, किसी को कुछ नहीं दिया. द मेंबरशिप वाज फ्री लाइक इट इज राइट नाउ.
ये जो प्रतिभा है उनकी कि ही विल टॉक टू द पीपल एंड कन्विंस देम, टेम्पररी नहीं कि अंदर आत्मा के अंदर तक वो रंग चढ़ा देने के अंदर उनको आदत थी, और नॉट फॉर एनी पर्सनल गेन। दे नो कि वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, इज्जत के लिए काम नहीं करते। एंड फॉर सो मेनी इयर्स, अर्ली इयर्स में ही लर्न कि जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है उनका उद्देश्य है कि कैमरा वाले को बुला लो, न्यूज़पेपर वालों को बुला लो और उससे फोटो ले लो, पेपर में छाप दो। पेपर छाप देने के बाद से कोई काम नहीं करता था, हमारी फोटो आ गई, दैट वाज द एंड। तो ये बोले ये काम अपने को नहीं करना है, मेरा काम कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक राष्ट्र को संगठित नहीं करेंगे। उन्हें अल्टीमेटली उस जमाने में पेपर्स बहुत निकलते थे, कभी और बात हो गई, कितने अलग पेपर्स निकलते थे, हिंदू महासभा के अलग थे, कांग्रेस के पेपर अलग थे, इनको क्रिटिसाइज करने वाले भी पेपर बहुत थे। इन्होंने एक स्वराज्य करके पेपर निकाला था, उसके खुद एडिटर रहे कई साल तक। तो ऐसा नहीं कि जर्नलिज्म से उनको कंप्लीट वो था, लेकिन वो अपनी विचारधारा फैलाने के लिए उन्होंने पेपर शुरू किया था, और जब तक उनको जरूरत लगी तब तक काम किया, जब जरूरत नहीं तो उन्होंने एडिटरशिप किसी और को दे दी। तो towards the end, by 39, he started getting sick and got a back pain and pneumonia उनको एक बार हो गया। लेकिन अगर कोई सांसद को कोई काम है तो बुखार में भी जाते थे। He never said to any कार्यक्रम, बुखार की हालत में भी जाएंगे, निमोनिया की हालत में भी जाएंगे, बैक पेन की हालत में भी जाएंगे। And people who are around him, who were around him, this way, काम में इतने ज्यादा लगे रहते थे, 2-2 बजे रात तक जगते थे कि he neglected his health। और 1940 में एक बहुत बड़ा सागी शिक्षा शिविर था, उसमें पीपल वेर वेटिंग, पूरे भारत से 250 लोग, 350 लोग आए थे तो उसमें भी बुखार, तबीयत, बैक में बहुत दर्द होने के बाद भी उसमें गए, और वो उस भाषण में उन्होंने बोला कि आज मेरे सामने, क्योंकि उस वर्ग में पूरे भारत से लोग आए थे, अकेले नागपुर के लोग नहीं थे, पूरे भारत से लोग आए थे। बोले आज मुझे I am seeing a small Hindu Rashtra in front of me, और मुझे बहुत आनंद है कि मैं छोटे से राष्ट्र को देख रहा हूँ अपनी आंखों से। And that was the year he passed away, 1940। तो सावरकर जी लिखते हैं उनकी डेथ के बाद में, एक लाइन बोल के मैं खत्म करूंगा, अगली बार से आगे और बताएंगे कि हेड गवार इज डेड। एक वर्ड पहला उन्होंने बोला, सावरकर जी ने, विनायक सावरकर, बट हेड गवार विल लिव फॉर एवर। एक ही लाइन में दोनों चीजें हैं। Hedgecover is he's dead, but he will live forever. क्या इसको फिर से बोलिए? Hedgecover is dead. Dr. Hedgecover died, गेवार, ओके। but he will live forever. एक ही लाइन में पूरी एक वाक्य में दोनों चीजें हैं, एक डेथ के बारे में बोल रहे हैं और ये सावरकर जी के शब्द है कि ही इज गोइंग टू लिव फॉरएवर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद बलवान जी, एक्सीलेंट। ओके ओके। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। हाँ